फिर से नमस्कार। बीच में एक कॉल आने के कारण हम डिस्टर्ब हुए, क्षमा चाहता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि फिलॉसफी क्या होती है। जब हम तत्व की बात करें तो तत्व मीमांसा कहलाती है, जब ज्ञान की बात करें तो वो ज्ञान मीमांसा कहलाती है। और जब हम मनुष्य के चरित्र, आचरण, कर्म, कर्तव्य आदि की बात करें तो वो नीति मीमांसा कहलाती है। तो ये बात थी जो मैं समझाना चाह रहा था। क्योंकि आज आपके लिए 2 वीडियो होंगे छोटे छोटे, तो मैं चाहता हूं कि आप पहले उस वीडियो को देखें फिर इसको देखें। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मूल्य की। मूल्य में साधन मूल्य और साध्य मूल्य। और हमने देखा कि साध्य मूल्य को लेकर विद्वानों में थोड़ा मतभेद है, थोड़ी विचारधारा में अंतर है। कि कुछ विद्वान जो पाश्चात्य दार्शनिक थे, जिनमें हमने सुकरात और प्लेटो की बात की, वो दार्शनिक ज्ञान और चिंतन को, बेंथम मिल और सिज्विक सुख और आनंद को, और जहां पर कांट की बात आती है वो शुभ संकल्प को, और भारतीय दार्शनिकों की बात करें तो सत्यम शिवम सुंदरम को उन्होंने जो है साध्य मूल्य कहा। इसी मतभेद को ध्यान में रखकर कि साध्य मूल्य के नाम में क्यों अंतर है, एक जॉन ड्यूई नामक दार्शनिक हुए, जॉन ड्यूई, उन्होंने एक पुस्तक लिखी ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। तो उन्होंने कहा कि ये जो मूल्यों को लेकर जो 2 प्रकार का वर्गीकरण किया गया है ये ठीक नहीं है। इसका कारण क्या है? यानी मूल्य के साध्य मूल्य और साधन मूल्य वाले वर्गीकरण को जॉन ड्यूई ठीक नहीं मानते। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो उनका कहना है कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्वतः साध्य हो। अर्थात संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपने आप में मूल्यवान हो। क्या मतलब है इस बात का? जॉन ड्यूई यहां पर यह समझाना चाहते हैं कि संसार की हर चीज, हर वस्तु, हर मानसिक अवस्था मनुष्य की किसी इच्छा पूर्ति करने के कारण, किसी आवश्यकता की पूर्ति करने के कारण ही मूल्यवान है। अपने आप में कुछ भी मूल्यवान नहीं है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका शुभत्व उसके परिणाम पर निर्भर ना हो। हम परिणाम को देखकर ही वस्तु को शुभ और अशुभ कहते हैं, ऐसा जॉन ड्यूई का मानना है। अंततः यानी आखिरकार शुभ और अशुभ का निर्धारण मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति पर ही निर्भर है, ऐसा जॉन ड्यूई का मानना है। उन्होंने कहा कि ये जो हमने भेद किया साधन मूल्य और साध्य मूल्य, इसका अंतर जो है वो ये नहीं है कि कुछ अपने आप में मूल्यवान है और कुछ किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति के साधन के रूप में मूल्यवान है। जॉन ड्यूई कहता है कि इतना ही है कि हम कुछ वस्तुओं को तात्कालिक साधन के रूप में और कुछ वस्तुओं को सुदूरवर्ती साधन के रूप में लेते हैं। बाकी हर वस्तु अंततः होती है मनुष्य की किसी इच्छा पूर्ति का साधन ही। तो कुछ तात्कालिक होती है, कुछ सुदूरवर्ती होती है। तो विश्व में जॉन ड्यूई ने कहा कि विश्व में केवल साधनों की ही अनंत श्रृंखला है, स्वतः साध्य शुभ नाम की चीज कुछ भी नहीं है, ऐसा कहा है। अब देखना यह है कि जॉन ड्यूई ने ये जो बात की है ये ठीक की है कि नहीं। जॉन ड्यूई के मत को हम स्वीकार नहीं कर सकते। जो नीति शास्त्र के दार्शनिक हैं वो जॉन ड्यूई के मत को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि पहली बार जब जॉन ड्यूई ने साधन शब्द का प्रयोग किया है तो साधन शब्द का औचित्य साध्य के संदर्भ में ही है कि जो भी साधन होता है वो किसी न किसी साध्य के लिए होता है। अब यहां यदि हम संसार की हर वस्तु को साधन ही मान ले तो वो किसका साधन है? तो मनुष्य की इच्छा पूर्ति का तो साधन है। तो पहली बात तो यह हुई कि साध्य भी कुछ न कुछ होता है, जो मनुष्य की इच्छा पूर्ति हो, सुख हो, आनंद हो, कुछ भी हो। तो यदि साध्य होता है तो फिर जो जॉन ड्यूई ने साधन और साध्य के भेद को अस्वीकार किया वो गलत हो जाता है। कैसे समझ रहे हैं बात को? यदि साधन है तो वो कहीं न कहीं किसी न किसी साध्य के लिए ही है, तो साध्य की सत्ता भी है। जबकि जॉन ड्यूई क्या कहते हैं कि संसार में अनंत श्रृंखला केवल साधन की ही है।
तो एक बात तो ये कि जॉन डुई ने जो साधन और साध्य के भेद को अस्वीकार किया वो ठीक नहीं है। नंबर 2 कि चलिए विद्वानों में मतभेद है, कोई दार्शनिक ज्ञान और चिंतन को, कोई सुख को, कोई किसी अन्य को मानता है, लेकिन यदि हम कोई एक चीज जिसमें चाहे आनंद ही क्यों न हो, आनंद को ही क्यों न मान ले, एक न एक चीज को हम स्वतः साध्य मान सकते हैं जो अपने आप में शुभ है। और आप देख के चलिए, आप सोच के चलिए, विचार करके चलिए कि मनुष्य अंततः चाहता क्या है, संसार की हर वस्तुओं को वो क्यों एकत्रित करता है, आनंद प्राप्ति के लिए। अंततः वह आनंद चाहता है तो आनंद ही अपने आप में साध्य है। तो ये जो है मूल्य की चर्चा हुई। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर रहा हूं इसमें। नीति शास्त्र की 2 विधाएं हैं, आदर्श मूलक नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र। तो आदर्श मूलक नीति शास्त्र की प्राचीन विधा है, जिसका तात्पर्य है कि जब हम कुछ नियमों, सिद्धांतों, आदर्शों का युक्ति संगत प्रतिपादन करते हैं कि इन नियम, सिद्धांत और आदर्शों के अनुरूप किया गया कर्म उचित है और इनके विपरीत किया गया कर्म अनुचित है, तो वहां पर हम आदर्श मूलक नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं। जब हम ये बताते हैं कि कौन सा कर्म हमारे लिए उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, शुभ अशुभ का निर्णय देने के लिए न केवल सिद्धांत ही प्रस्तुत करते हैं वरन उचित और पर्याप्त तर्कों द्वारा उनका समर्थन भी करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो हम जिस नीति शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं वो आदर्श मूलक नीति शास्त्र है। समझ में आ रही बात? यानी जब हम कर्मों के औचित्य के निर्धारण के लिए, कौन सा कर्म शुभ है, कौन सा अशुभ है, कर्मों के औचित्य के निर्धारण के लिए जब हम कोई सिद्धांत देते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से सिद्धांत देते हैं, तो वो सिद्धांत वाली जो चर्चा है वो जिस नीति शास्त्र में आती है उसको आदर्श मूलक नीति शास्त्र कहते हैं। और इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो ये विकास है नीति शास्त्र का, जिसमें हम मेटा एथिक्स की बात करते हैं, अधिनीति शास्त्र की बात करते हैं, तो वर्तमान शताब्दी में जो नीति शास्त्र की जो नई विधा विकसित हुई उसको हम अधिनीति शास्त्र कहते हैं, नवीन विधा है ये। इसका उद्देश्य किसी सिद्धांत और आदर्श की स्थापना करना नहीं है, यानी हम अधिनीति शास्त्र में किसी नैतिक सिद्धांत की स्थापना नहीं करते, अपितु नैतिक निर्णयों के स्वरूप तथा अर्थ का विश्लेषण करते हैं। नैतिक निर्णयों के स्वरूप तथा अर्थ का, यानी जो नैतिक निर्णय दिए गए, जो सिद्धांत दिए गए, जो शब्द प्रयोग में लिए गए, उन सिद्धांतों का, उन शब्दों का, उन निर्णयों का क्या अर्थ है, हम उनके द्वारा क्या कहना चाहते हैं। कैसे समझेंगे इस बात को? यानी जब हम शुभ, उचित, कर्तव्य आदि नैतिक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो इन नैतिक शब्दों का क्या अर्थ है, हम इनके द्वारा क्या कहना चाहते हैं, और क्या ये जो नैतिक निर्णय देते हैं कि यह कर्म करना उचित है, यह अनुचित है, ये जो तूने किया शुभ है, ये जो नहीं, ये जो किया अशुभ है, जो ये नैतिक निर्णय हम दे रहे हैं, क्या इन नैतिक निर्णयों को सत्य या असत्य प्रमाणित किया जा सकता है, आदि आदि प्रश्न लगाना। और भाषाई विश्लेषणात्मक दृष्टि से, यानी हम भाषा का विश्लेषण करते हैं, वाक्यों का विश्लेषण करते हैं, उनका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, या सिद्धांत नहीं दे रहे, जो दिए गए सिद्धांत है उनकी व्याख्या करते हैं, तब हम अधिनीति शास्त्र करते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। वीडियो को बार बार देखिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।